बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी 6.7 टॉपिक कंटिन्यू है। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी हम गेन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। हमने पहले भी ये शॉर्टली डिस्कस किया था कि हम एनर्जी गेन करते हैं फॉसिल फ्यूल से भी करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके काम की ये किस किस्म की है, ये कौन सी टाइप में से निकलता है, टाइप जो है ये आती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। अब इलेक्ट्रिसिटी जो फॉसिल फ्यूल से गेन कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम आते हैं, हमने कहा पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो है हम एक जो टॉपिक के मुताबिक यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल से जनरेशन। अब फॉसिल फ्यूल से जो जनरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या प्रोसीजर है, हमने उसको एक टेबल कह लें या ग्राफ कह लें, जो भी पॉइंट बना लें, स्केच बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके मुताबिक हमारे पास है सबसे पहले केमिकल एनर्जी होती है फॉसिल फ्यूल के अंदर। जब फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम की शेप में, कोयले की शक्ल में या गैसेस की फॉर्म में, जो मीथेन गैस है उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। अब जब हम उसको हीटअप करते हैं तो मतलब जो उसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब केमिकल एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से हुई, इसकी बर्निंग हुई, बर्निंग से हमें क्या मिली है, हीट एनर्जी मिली है। अब हीट एनर्जी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हीट एनर्जी को हम यूज़ करेंगे स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। पानी जब हीटअप होगा तो वो स्टीम के फॉर्म में आ जाएगा। अब स्टीम के फॉर्म में जब आ रहा है तो अगर हम देखें कि चाय बनाते हैं या कोई दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर स्टीम होती है तो वो ढक्कन को भी उठा देती है। और इसी तरह से जब स्टीम बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत बड़ा जो टरबाइन होगा उसको भी रोटेट करने के काम आएगा। अच्छा, ये जो हीट एनर्जी है जो स्टीम प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टीम के अंदर। अब जो स्टीम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, टरबाइन को रन आउट करवाने के लिए, टर्न करवाने के लिए यूज होगी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टीम की है वो टरबाइन को रोटेट करवाएगी। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टीम की जो है वो उसको रोटेट करवा रही है, वो क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या करेगी, जनरेटर को रन करवाएगी। और जो जब जनरेटर जो है रन होगा तो फिर डेफिनेटली फाइनली हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसके लिए हम अगर एक छोटा सा स्केच बनाने की तरफ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये हमारे पास पानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ जी, कोयला रखा हुआ है, ये कोयला हमारे पास, कोयले के पीसेस पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर से हमने क्या किया, इधर आग लगाई और आग लगाने से क्या हुआ, हमारे पास ये पानी जो है स्टीम की फॉर्म में आ गया। अब पानी जब आ रहा है वेपोरेट होना शुरू हो गया। अभी जो पानी वेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक टरबाइन लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या, एक टरबाइन लगा हुआ है। अब टरबाइन जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल कह लें ऐसे है। अब ये जो टरबाइन है, ये जो स्टीम है, ये स्टीम जो है ऊपर को जा रहा है इधर से। अब जब ये स्टीम ऊपर को जा रहा है तो ये जो टरबाइन का ये पर होगा, ये क्या करेगा, ऊपर को मूव करेगा। ये ऊपर चला जाएगा, आगे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये इसको मूव करेगा और ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। और जब ये घूमेगा तो आगे ही क्या करेगा, जनरेटर को मूव करवाएगा। और जब जनरेटर मूव करेगा तो फिर फाइनली हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, जो कि आउटपुट होगी इसकी, ये सारे प्रोसीजर की। तो इस तरीके से हम जो है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गेन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो गेन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी और एनवायरनमेंट। एनर्जी हमने सारे टॉपिक में पढ़ा, सारे चैप्टर में पढ़ा कि एनर्जी यूजेज, एनर्जी 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 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी से कुछ इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं जो माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनमें से हम कुछ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमारी जो है बीमारियाँ और डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, उनमें से शॉर्टली है। अच्छा, इसमें से जो है ये पोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं।
पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट किस्म के, जिनमें से एक दो हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। जिनमें से एक आ रही है कि हमारे पास थर्मल पोल्यूशन आ जाती है। अब थर्मल पोल्यूशन क्या है कि किसी भी चीज़ का हम यूज़ करें और एनवायरनमेंट के अंदर एक ख़ास हद से ज़्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना, जो वहाँ के स्पीशीज़ के लिए, वहाँ के जो लिविंग पर्सनैलिटीज़ हैं या लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने, उस राइज टेम्परेचर को हम थर्मल पोल्यूशन का नाम देंगे। आसान अल्फाज में जो लाइफ के लिए डिस्टर्बिंग टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को हम थर्मल पोल्यूशन का नाम देंगे। और ये फैक्ट्रीज के अंदर या फिर क्या कहते हैं हमारे घरों में बिला वजह डिफरेंट चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से, मिसाल के रेफ्रिजरेटर है, एसीज़ हैं, ये थर्मल पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, या फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, या घरों में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे क्या कर रहे हैं थर्मल पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा डेंजरस है। अब इसके अलावा एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो एयर पोल्यूशन भी बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि हम जब एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं तो एनर्जीज यूज़ करने की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। अब एयर पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करें, हवा को डिस्टर्ब करें और अनप्लीजेंट इफेक्ट रखें हमारे ऊपर, ऐसी जो डिस्टर्बेंस आएगी हवा के अंदर, उसको हम एयर पोल्यूटेंट का नाम देंगे। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास जो अनवांटेड और हार्मफुल गैसेज हैं, अच्छा वोल्केनिक eruptions मिसाल के तौर पर जैसे प्लाज्मा वगैरह है, ठीक है, या फिर इसी तरह से कोई लावा वगैरह निकलता है तो उसके अंदर से जो वो हमारे पास वेपरेशन हो रही होती है, ये कोई भी चीज़ होती है जिससे माहौल क्या हो रहा है, एयर डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, हवा जंगल में आग लग जाती है, या फिर जो आंधी वगैरह आ जाती है तो फ्यूल्स वगैरह की बर्निंग होती है, सॉलिड वेस्ट या फिर गैसेस का वेस्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे का सारा जो है हमारे पास हमारे माहौल को, हमारे सराउंडिंग को डिस्टर्ब करने की वजह बनता है। अब एयर पोल्यूटेंट होता क्या, ये पॉइंट क्लियर है कि जो हमारी एयर को डिस्टर्ब करेगा। अब इसके जो नीचे मतलब अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट रखेगा एयर के ऊपर। अब इसके बाद हमारे पास ये कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट, अब पावर प्लांट्स हम एनर्जी की जनरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो रही, लेकिन रेडिएशंस एमिट हो रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये डेंजरस इतनी ज़्यादा है कि हमारे डायरेक्टली जिस्म को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ का बायस बनती है। अब ये जो पावर प्लांट है, जिस तरह से भी कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रही, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट को एमिट कर रही है, जो क्या करता है कि एक लिमिट तक रेडिएशंस को यूज़ करता है और बाकी जो होती है हीट उसको एमिट कर देता है, और बाकी जो हीट एमिट होती है वो सारी की सारी एनवायरनमेंट में चले जाती है, जो थर्मल पोल्यूशन की रीज़न बनती है। अब इसके बाद ये सारे हमने प्रोसीजर पढ़े, ये इनको पढ़ने की शॉर्ट अभी डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल इश्यूज हैं एनर्जी के यूजेज की वजह से। अब एनर्जी को यूज़ करना हम नहीं रोक सकते, ये हमारी मजबूरी है कि हमने एनर्जी यूज़ करने, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस और एहतियातों की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में हमें और हमारी नस्लों को इस किस्म का इशू ना हो। तो उस टर्म में जो गवर्नमेंट है वो कुछ वर्किंग कर रही है, तो उस बेस पे साइंटिस्ट जो हैं एयर पोल्यूशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं और उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जो वर्किंग हो चुकी है, जिनमें से एक है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको लिमिटेड या कम हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें, लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें, ताकि जब हम पेट्रोल को यूज़ करें तो जो व्हीकल्स में से गैसेज लेड एमिट होना था वो कम से कम हो, मतलब हवा में जो लेड की मिकदार है वो कम हो जाए।
फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वर्किंग कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस और ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो इसके ऊपर वर्किंग बहुत हद तक हो गई है। लेकिन अगर इसको कमर्शियल लेवल पे और लोकल लेवल पे इसको यूटिलाइज करना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हम ये चीज़ पे प्रॉपर्ली वर्किंग करते हैं तो हमारी जो पोल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन हम जो इलेक्ट्रिक सोर्स लें वो डिस्टर्बेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए बैकएंड पे कि वो माहौल को डिस्टर्ब करो। सिंपल है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वेज में भी आएगा तो इससे भी बेहतर कि पोल्यूशन जो है उससे हमें बच जाएंगे। ये तो आ गया कमर्शियल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे जो वर्किंग है। लेकिन हम इस माहौल में रह रहे हैं तो इसके लिए हमें भी कुछ सेफ्टी पर्पस इख्तियार करने चाहिए अपने माहौल को, अपनी जगह को, अपने घर को साफ रखने के लिए। ये ज़मीन हमारा घर है तो उसी टर्म में अगर हम इसको पॉइंट करते हैं तो इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग यूज ऑफ व्हीकल्स। हमें जो व्हीकल्स को यूज़ करना है, मतलब कार यूज़ करनी है, बाइक्स यूज़ करनी है, उसको हम कम से कम यूज़ करें। या फिर इसके अलावा जो दूसरी मशीनरीज हैं जो फ्यूल्स की बेस पे डिपेंड कर रही है उनको बिला वजह इस्तेमाल ना करें या फिर कम से कम इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, राइड्स जो हैं, शेयरिंग राइड्स मीन्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को हम यूज़ करें। कोई अगर आपके साथ जा रहा है तो आपने अगर ज़रूरत नहीं है तो उसके साथ मूव कर जाए, या फिर जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं उनको यूज़ करें ताकि जो पोल्यूशन का बाइस है वो। 7 टॉपिक में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो लास्ट पॉइंट है, फ्लो डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एनर्जी जो है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब पॉइंट जो लास्ट अभी हमने पॉइंट पढ़ा है जिसके मुताबिक है कि एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन माहौल को डिस्टर्ब करती है। वो भी हमें कुछ हद तक यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है। हमने कहा जी यहाँ पे हम एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, एनर्जी को जब हमने यूटिलाइज़ किया तो ये कन्वर्ट होती है, एक तो यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है और बाकी जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है। अब जो एनर्जी ज़ाया होती है वो किस फॉर्म में होती है, एक तो हीट की फॉर्म में होती है या फिर साउंड की फॉर्म में होती है। तो नॉर्मली हीट और साउंड दोनों जो है माहौल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी का यूसेज है इसकी जो वेस्टेज है इसको रिड्यूस किया जाए या कोई ऐसे सोर्सेज यूज़ किए जाएं जो ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस करें जिससे हमें ज़्यादा डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक इलेक्ट्रिक लैंप लेते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप को जब हम यूज़ करते हैं, जिसमें ये बल्ब वगैरह कह लें या कोई भी ट्यूबलाइट कह लें, एलईडी कह लें, लाइट वाली, तो उसके मुताबिक क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट में दी है। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इनपुट में देते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, लाइट एनर्जी जो कि हम मेरे चाह रहे होते हैं, और दूसरा जो मतलब ये तो यूजफुल वर्क में यूटिलाइज होगी। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारे पास हीट एनर्जी आता है। तो हीट एनर्जी की फॉर्म में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं बल्ब को हाथ लगाते हैं तो वो कुछ गर्म हो गया होता है, और अगर हम रॉड को हाथ लगाते हैं तो वो और ज़्यादा गर्म होता है। जितना हम एलईडीज जिसमें यूज़ करते हैं, अब एलईडी यूज़ करते हैं तो वो उसके अंदर जो गर्माइश होती है वो उसकी निस्बत रॉड और बल्ब की निस्बत कम होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो कम हो रही होती है। तो डबल फायदा हो जाता है कि एनर्जी वेस्टेज भी कम होती है और जो हमारा माहौल था वो हीट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होनी थी वो भी नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसी तरह से, तो एक गाड़ी जो लेवल रोड पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखें और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल की फॉर्म में मीन्स के पेट्रोल की बर्निंग के फॉर्म में जो केमिकल एनर्जी है वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट होती है। पहले आता है काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी मीन्स के जो गाड़ी को हम वर्क करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, वो टर्बाइन रोटेट वगैरह है जिसको भी रोटेट करवा रहे हैं, एक उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। दूसरा हीट एनर्जी की फॉर्म में, अगर हम देखते हैं गाड़ी का इंजन वगैरह है, जो भी चीज़ होती है गाड़ी होती है वो हीटअप हो जाती है। अब वो कहाँ से एनर्जी हो तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है, तो ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं उसी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर हम गाड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो साउंड भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो कुछ हिस्सा जो है हमारा जो केमिकल एनर्जी का वो साउंड एनर्जी में भी वेस्ट होता है। मतलब कि हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में हमारी जो केमिकल एनर्जी है जो गाड़ी को मूव करवाने के लिए पेट्रोल के थ्रू मिल रही है उसको वेस्ट हो जाती है।
अब इसके बाद जो यूटिलाइज होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होती है। जब हम टरबाइन को ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो टरबाइन को वो जो भी उसका मोटर वगैरह होती है उसको मूव करवाती है, और वो जो एनर्जी है वो यूजफुल पर्पस में गाड़ी को मूव करवाने के लिए यूज होती है, और वो हिस्सा जो है वो वर्क डन में कंसीडर होगा। बाकी जो एनर्जी है वो हमारी वेस्ट होती है। तो जितनी ऐसी गाड़ी होगी उतनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी मींस हीट और साउंड की फॉर्म में कम होगी, और हमें भी तसल्ली होगी उसमें बैठने में कि हमारे पास हीट नहीं हो रही बिला वजह, हमारे पास बिला वजह साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही जो हमें इरिटेट करे, तो इन दोनों चीज़ों से हम बच जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पावर स्टेशन पे। अब पावर स्टेशन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे किस तरीके से, अब जो हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हम जो पावर स्टेशन पे एनर्जी देख रहे हैं वो डैम्स की फॉर्म में। अब डैम्स में जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, मतलब वहाँ पे पानी है तो डैम के अंदर जो है वो पानी मौजूद है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब हम डैम से पानी को फ्लो करवाते हैं तो पानी जब मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब जब पानी है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा, एक जो पोटेंशियल एनर्जी है और कहाँ पे वेस्ट होती है, हीट की फॉर्म में। अब ये हीट कहाँ से आती है, उनकी फ्रिक्शन की वजह से आपस में, और जो सराउंडिंग में वो जो जब फ्रिक्शन होती है तो उस वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है पोटेंशियल वेस्ट होती है। दूसरा, जब आपस में टकराते हैं उसी वजह से साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी के वेस्टेज में कंसिडर होती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी यूज हो रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी में होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती है और उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास क्या करवा रही होती है कि टरबाइन को रोटेट करवाती है, टर्निंग टरबाइन। अभी हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है क्या कर रहे हैं कि हम टरबाइन को रोटेट करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। जब टरबाइन रोटेट करेगा फिर फाइनली हमारे पास यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो वर्क डन हुआ है यहाँ पे भी दोबारा हीट एनर्जी में वेस्ट होगा और साउंड एनर्जी में दोबारा वेस्ट होगा। जो ये वर्क डन किया हमने टरबाइन को रोटेट करवाया है, तब उसके बाद फिर हमारे पास हीट एनर्जी, मतलब जो टरबाइन लगा होगा वहाँ पे भी हीट एनर्जी की फॉर्म में और साउंड एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होगी। और फाइनली फिर हमारे पास जो असल में पहुँचेगी वो लास्ट में जो टरबाइन जब टर्न आउट होगा तो जनरेटर रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ पे 2 पॉइंट पे एक दफ़ा तो क्लियर है, 2 पॉइंट पे हमारे पास हीट और साउंड की फॉर्म में। एक जो डैम्स के अंदर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है तब भी हमारे पास हीट और साउंड एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, और जो हमारे यूजफुल पर्पज में यूज होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी काम करवाती है टरबाइन को टर्न करवाती है तो फिर वो जो वर्क डन होता है उस टाइम पे भी हम हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी का वेस्टेज फेस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हमें गेन होती है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।